हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है। स्वागत है यूपीएससी वाला पे। इस बार हम पढ़ रहे हैं जुडिशरी। तो पिछले 2024 से लेके आपके अप्रैल, देखो मार्च अप्रैल तक जो जो होगा कवर वो यहाँ हो जाएगा। अप्रैल मई में जो भी आना होगा, नए डेवलपमेंट आएंगे, उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है, वो भी कराऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, अभी हम यहाँ कर रहे हैं, ये देखो, ये पेन पेन ही नहीं चलेगा पहली बार में तो। अब चलो, तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे जुडिशरी का पिछले एक साल में क्या क्या कोई भयंकर जजमेंट आ गए, कोई नया कोई डेवलपमेंट आया होगा, वो हम देखेंगे। नाउ उसके पहले आपको बता दें भैया, अनाउंसमेंट का समय आ गया है, तो अनाउंसमेंट एक बार हो जाए। अब आपके लिए बैचेस लाइव हो गए हैं। संकल्प जो 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 बच्चे पढ़ाई करने वाले हैं अगले से अगले साल के लिए, तो ये टाइटन उन बच्चों के लिए जो जो देना चाहिए फुल इंग्लिश। और प्रहार वो बच्चे जो अगले साल अभी अटेम्प्ट करने वाले हैं 2026 में, जिनको तैयारी अभी करनी पड़ेगी शुरू, उनके लिए बैचेस लाइव होने वाले हैं। बैचेस की प्राइस भी रिवील हो गई है, यू कैन गो एंड चेक। इन बैचेस में आपके फेवरेट फीचर्स, जीएस क्लासेस, सीसेट की क्लासेस, आपके पास नोट्स, अपनी सारी बुक्स और सारे एमसीक्यू वगैरह आपको करने पड़ेंगे। चलो, अब इसके बाद मेरा पर्सनल ये भी तो है, जो जो भी आपको डाउट आ रहा हो, जो भी आपको दिक्कत आ रही हो, आई एम देयर, वी आर देयर। यहाँ पे लाइव लेते हैं, यहाँ पे आपको सेवाएं मिलती हैं कैसी, आपके योर्स ट्रूली की। आपको जो भी बात करनी हो आप कर सकते हो यहाँ पे। पर्सनल आप मुझे यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। मैं आजकल तो रिप्लाई करना शुरू वापस कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि अब आपके होने वाले हैं डाउट शुरू। ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे इस जगह पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे पर्सनली। इसके अलावा अगर आपको इंस्टाग्राम भी चाहिए कि नहीं साहब हम तो वही बात करेंगे, तो कर लो भैया। यहाँ पे मेरा पूरा नाम लिख लेना, आगे उसके यूपीएससी जोड़ देना, तो आपको मेरी जगह तक आप पहुंच ही जाओगे। तो आप मैसेज तो कर ही पाओगे कहीं ना कहीं, तो ऐसी ऐसी बात तो नहीं हो पाएगी आप मैसेज नहीं कर पाओ। ठीक है, चलो अब करते हैं शुरू अपनी कहानी। जुडिशियल सिस्टम में हमारे पास काफी कुछ हुआ इस बार सुनने देखने के लिए। क्या क्या सीजीआई साहब आ गए नए, ट्राइब्यूनल के अराउंड काफी सारी बातें हो गई। इसके बाद हमने देखा कि कई ऐसे जजमेंट थे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें सुननी पड़ेगी बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कई बार आप सुनते हो, पढ़ते आए हो, जब मैंने पहले ही पढ़ाया था कि पार्लियामेंट ही चेंज कर सकता है, ठीक है ओके। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और कोई अमेंडमेंट ऐसा हुआ, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को या बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ रहा होगा, तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट बोलेगी नल एंड वॉइड, खत्म कहानी इसकी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई कानून बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ रहा होगा, तो खाली इसी वजह से उसको चैलेंज करके नलीफाई नहीं करना चाहिए, उसमें और भी चीज समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें हैं, गंभीर बातें हो गई इस बार, तो इस बार सुननी देखो, ये अपनी देखनी जरूरी है। नाउ एक बात हुई, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के लिए एक चर्चा होती है कि साहब आपकी अगर रीजनल बेंचेस हो जाएं, रीजनल माने क्या क्या, कि नॉर्थ में, साउथ में, कहीं और। अब आप सोच के देखो, महाराष्ट्र का इशू चल रहा है, कर्नाटका का इशू चलेगा, ईस्ट का इशू चलेगा, नॉर्थ का इशू चलेगा। तो अगर इतने ज्यादा हमारे यहाँ जो डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इन डायरेक्शन में हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां पर है? खाली और खाली यहां पर है, दिल्ली में है। अब आर्टिकल हमारा 130 खुल इतनी बात कहता है, सुप्रीम कोर्ट विल सिट इन दिल्ली या ऐसी कोई जगह एज द सीजेआई डिसाइड्स विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब कि सरकार की रजामंदी के साथ कहीं भी अभी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की सीट, खासकर दिल्ली पे तो होगी होगी। अब रीजनल बेंचेस की बात हो गई है, तो डिमांड है कि सर अगर सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस आ जाए तो कितनी बढ़िया हो, ये तो होनी जरूरी है। रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये ऐसा है कि हमने आइडिया कोई आज का नहीं है, हमने सोचा था पहले भी कि अगर कुछ जजेस यहां से आ जाए, वहां से आ जाए, और इधर उधर आके बैठ लें यहाँ पे पीरियोडिकली, टू हियर क्या ऐसे केसेस जिनकी वजह से क्या उस रीजन में दिक्कत जो है कम होनी शुरू हो, तो ये ज्यादा जरूरी है। अब लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई थी 229वीं 2009 में, तो इन्होंने भी कहा था कि डिवीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनटू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऐसे हो जाए, कहां कहां पे? दिल्ली में। और इनकी देखो, इनकी ये होती है कैसेशन कोर्ट भी होती है, कैसेशन देखो इनको बेंच बोलते हैं। अगर ये तीन चार जगहों पे हो जाए बड़ी बड़ी, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, तो हम इन रीजन्स को हम क्या कर पाएंगे, हम इनको केटर कर पाएंगे। वेस्ट में मुंबई भी है, तो ये बेस्ट हो जाएगा। अब चलो ठीक है, हमने कहा एक बार जरा ये बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के हिसाब से हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी सबसे ऊपर रहेगी है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है खुद इसके लिए। पार्ट 5 पूरा इनको समर्पित है, चैप्टर 6 यानी इनके नाम पे आता है, वो क्या है? द यूनियन जुडिशरी। उसमें सुप्रीम कोर्ट सिट्स एट द हेल्म, इनके इनके नीचे सब कुछ होता है। 124 से लेके 147 इन पार्ट 5 ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो ये डील करता है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्गेनाइजेशन, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ये वो फलाना ढिमकाना सारी चीजें। अब 34 1 प्लस 33 आपको ये बताना है सुप्रीम कोर्ट की अभी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, कब लास्ट अपडेट हुई थी। नाउ इनकी सीट कहां पर है? संविधान के हिसाब से दिल्ली तो होगी होगी, या एनी सच प्लेस जो कि सीजीआई साहब चाहें, विद द अप्रूवल ऑफ सरकार, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो सीजीआई साहब आखिरी में, सीजीआई साहब डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, सीजीआई इन कंसल्टेशन, इन अप्रूवल, इन अप्रूवल विद विद प्रेसिडेंट। तो अब ऐसा नहीं है कि सीजीआई साहब खुद से बोलेंगे नहीं साहब अब हम चले शिमला, नहीं, अपने आप से नहीं होगा।
सरकार की रजामंदी, सरकार को भेजेंगे कि साहब ऐसा है, हमें दूसरी सीट चाहिए, दिल्ली पॉल्यूटेड हो गया है, दिल्ली में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो अब क्या करें, इसकी सीट चेंज कर देते हैं। अब ये हो पाएगा, लेकिन सीजीआई को चाहिए क्या, राष्ट्रपति यानी सरकार की रजामंदी। चलो ठीक है, हमने कहा ओके। नाउ चंडीगढ़ में इलेक्शन हुए थे, याद है आपको, तो हमने उसमें वीडियो भी करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने पावर्स ऑफ आर्टिकल 142, द ओवर राइडिंग पावर, अरे क्या लिख रहा हूं, द ओवर राइडिंग पावर। तो अब ओवर राइडिंग पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 142 क्या कहता है, 142 of the Indian Constitution provides discretionary power to the Supreme Court. It empowers the court to pass decrees या make orders necessary for doing complete justice. जब संपूर्ण न्याय करना हो, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, अनलिमिटेड पावर है। आर्टिकल 142 इज कॉल्ड कि सुपर पावर है, वो हमारे मतलब वो हमारे संविधान का ऐसा पावर है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लग रहा है कि अन्याय हो रहा है और हम इस अन्याय को रोकने के लिए हमें कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो कि अनकन्वेंशनल है, जो अनप्रेसिडेंटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। कैसे, 142 का आह्वान करके। अब 142 का आह्वान कहां पे हुआ था, लास्ट हमने देखा था चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में, जहां पे एक वीडियो सर्कुलेट हुई कई सारी कि उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे मेयर के चुनाव के लिए चंडीगढ़ में, वो क्या कर रहे थे, कुछ उन्होंने वोट पर्चियों पे उन्होंने कुछ चुनाव चिन्ह लिखे, उन्होंने कुछ अपने कोने में कुछ निशान बनाए और उनको अलग अलग से रख दिया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गई ये चर्चा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या हो रहा है, आपसे किसने कहा था कुछ इस पे निशान लगाने के लिए, क्या आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। खूब बयानबाजी हुई, खूब हुआ, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उन्होंने सामने आके उन्होंने माना कि हाँ वो मैंने निशान लगाए थे। किससे कहा था आपने, कि आपको किसने बोला था, ये सब चीजें हुई खूब सारी। ठीक है, चलो अब चलते हैं मेयर के ऊपर, मेयर की बात कर लेते हैं। तो मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिल मेंबर्स आपस में चुनते हैं। ये क्या होता है सर, नगर निगम जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है एक अर्बन बॉडी में, एक शहरी बॉडी में, जैसे आपके शहर में नगर महापालिका होगी, म्युनिसिपैलिटी होगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, फॉर एग्जांपल आगरा नगर निगम, फॉर एग्जांपल बॉम्बे का अपना देखो जो अपना बीएमसी होता है, ठीक है। अब बीएमसी क्या है, जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो अब यानी इसमें क्या लोग चुन के जाते हैं, इसमें लोग चुन के जाते हैं काउंसिलर्स बोलते हैं इनको। अब ये काउंसिलर्स जो होते हैं, आप इनको पार्षद भी कह सकते हो हिंदी में समझने के लिए आसान भाषा में। तो एक शहर से कई सारे पार्षद वार्षद चुन के जाते हैं, ठीक है। ये पार्षद गए ऊपर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, अभी काउंसलर बन गए ऊपर जाके। इन काउंसलरों में से एक चुना जाना चाहिए, जो कौन होगा, मेयर। वो मेयर क्या करेगा, एसेंशियल सर्विसेज जो भी होती हैं उस शहर की, वो उन सबको ओवरसीज करेगा। वो उन सबको समझेगा, देखेगा कि साहब कहाँ पे बिल्डिंग में कोई पार्किंग में छेद है, कोई कुछ हो गया, गड्ढा हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया है, तो इन सारी चीजों की भरपाई करना, इन सारी चीजों का सिटी का, टाउन के रेसिडेंट्स का कोई और दिक्कत आ रही है उनको सुलझाना, सब कुछ करना। तो इलेक्टिंग अ सिटीज मेयर या उनका जो भी टेन्योर होगा इन ऑफिस, वो हर स्टेट का अपना अलग अलग डिफरेंट रहता है, सबका अपना अपना रहता है, लेकिन होना जरूरी है, बस ये बात सही है। हमें एक बात बता दो, म्युनिसिपैलिटी और इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये हमारे संविधान के कौन से पार्ट में आते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है ये। चलो अब चलते हैं, देखो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट की तरफ आओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक इंटरिम ऑर्डर देते हुए कि याद रखो हमने एक केस किया था 1996 में सुलझाया था, टी एन गोडावर्मन जजमेंट। अब इस जो गोडावर्मन जजमेंट में जो भी बोला हमने, उसी बात को याद रखना है। डायरेक्टेड स्टेट्स एंड यूटीज सबको टू फॉलो ओनली दिस जजमेंट ऑफ द 1996। इस जजमेंट में क्या था, इस जजमेंट में फॉरेस्ट की डेफिनेशन लिखी हुई थी। क्या है जजमेंट की फॉरेस्ट में डेफिनेशन, यहां पे लिखी हुई है, फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, जो भी ऐसे कोई भी जमीन जो रिकॉर्डेड हो एज अ फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद कोई भी ऐसी जमीन जो सेटिस्फाई करती हो द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सफोर्ड क्या कहती है, फॉरेस्ट का मतलब क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है इंग्लिश में, फुल इंग्लिश में, कि एक ऐसा बड़ा एरिया जो कवर्ड है विद ट्रीज एज वेल एज अंडरग्रोथ। ये क्या होती है सर, आपने देखे होंगे अगर बड़े बड़े पेड़ में बनाऊं यहां पे कोई ऐसा ये रहे पेड़, ठीक है। अब इसके नीचे छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है। अब ऐसे ये जो पौधे हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं अंडरग्रोथ। ये भी हो गई, यहाँ पे घास वास भी हो गई, यहाँ पे सब चीजें हो गई। ये देखो इतना अच्छा मैंने पेड़ बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो हुआ है, देखो एक ऐसा बड़ी जमीन, लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज एज वेल एज अंडरग्रोथ, तो हम उसको इंग्लिश में फुल डेफिनेशन के साथ बोलेंगे उसको कि वो फॉरेस्ट है। अच्छा, अब फॉरेस्ट के बारे में हमारे यहाँ देश में क्या क्या चर्चा हो रखी है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन हमारे यहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। पहले भी होता था, अंग्रेजों के जमाने में भी होता था। तो अंग्रेजों के जमाने में 1878 में एक एक्ट आया था, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। 1878 मतलब समझ में आ रहा है कब की बात हो रही है, ये हो रही है 1857 की क्रांति के बाद। यानी कि तब गवर्नर जनरल से हटा के हमने क्या बनाया था, एक नया नाम बनाया था, इसका नाम क्या बोलते हैं हम, वी से नाम बोलते हैं। वो आप बताओगे वी से नाम क्या होता है। इसके अलावा 1878 में कौन थे हमारे यहाँ पे वो वी वाले सबसे बड़े अफसर,
उनका नाम बता दो जरा मुझे, जिनकी अध्यक्षता में आया था ये, ठीक है। इन्होंने बोला था कि फॉरेस्ट को हम 3 हिस्से में बोलेंगे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में। फॉरेस्ट 3 हिस्से का होगा। कैसा? पहला होगा गवर्नमेंट कंट्रोल, पूरा सरकारी होगा वो, उसको हम बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, कि ये पूरा ये पूरा जो वन है एकदम रिजर्व्ड है, यहाँ कोई कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, यहाँ कोई सड़क नहीं बनेगी, यहाँ कोई रिहाइश नहीं होगी, यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे भालू तेंदुए चीते सब रहेंगे, यहाँ पे जो भी शेर वेर रहते हैं। इसके बाद सेकंड हो गया प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया मतलब क्या हुआ? पार्शियली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, पार्टली गवर्नमेंट कंट्रोल, पार्टली वहां पे लोग भी रहते हैं, लोकल लोग भी रहते हैं अंदर, उसमें आदिवासी लोग सब अपना अपना रिहाइश है वहां पे। विलेज एरिया, तो विलेज वाला फॉरेस्ट वाला एरिया कौन सा हुआ? अब विलेज है, कोई अपना तलाई विलेज है, कोई अपना भेंडूपुरा विलेज है, कोई कुछ विलेज है, उसके आसपास का जंगल का एरिया है, वहां लोग जाते हैं, अपना खाते पीते हैं, अपना वहां पे लेकर सामान मान लेके लकड़ी वकड़ी काट के ले आते हैं, ठीक है। तो हमने 3 हिस्से में हमने तब देखा इसको बढ़ता हुआ। अब हमने कहा एक ही बार अगर एक्ट आ गया, क्या दोबारा नहीं आया होगा? दोबारा आया। कब? 1927 में फिर से एक बार सोची गई कि यार कर लेते हैं इस पर बात दोबारा से। तो 1927 फॉरेस्ट एक्ट जो आया, इस समय में क्या हो रहा था? 1927 की बात हो रही है, ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू नहीं हुआ है, उसके बीच का पीरियड है ये। हमारे इंडिया में उस समय क्रांति की लहर चल रही है फुल जोर से। 1927 में कौन थे हमारे वो वी वाले? जरा एक बार बता दो मुझे, आपको बताने वो वी साहब कौन है इस समय पे, ठीक है। नाउ आज का जो हमारा फॉरेस्ट एक्ट जो भी है, जैसा भी है, वो अपनी सारी पावर्स वहीं से ड्राइव करता है, ठीक है। फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 ये आज भी सोर्स ऑफ स्टेट सरकारों के लिए अभी पावर है, क्या? कि कोई भी एरिया को नोटिफाई करना, डिक्लेयर करना, रिकॉर्ड करना एज फॉरेस्ट, एज रिजर्व्ड या प्रोटेक्टेड एरिया। तो स्टेट्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि भाई बनाओ अपना, कैसे करोगे। अब 52 आजाद हुए, हमने कहा ठीक है चलो। अब यहाँ पे सेंटर सरकार ने पहली बार बोला कि यार बहुत दिक्कत हो जाएगी फॉरेस्टों के लिए, तो एक काम करते हैं, फॉरेस्ट के लिए दोबारा बात करते हैं। तो 1/3 एरिया ऑफ ऑल लैंड शुड बी ब्रॉट अंडर फॉरेस्ट अपने कवर। तो फॉरेस्ट कवर यानी हरी कैनोपी के अंदर सब आ जाना चाहिए। अगर हिली एरिया है, हिमाचल का एरिया है, माउंटेनस रीजन है, ईस्ट का रीजन है, वेस्टर्न घाट्स हैं, सारे इतने सारे हैं, तो इसमें 60% होगा। क्या? कि लैंड का 60% होगा फॉरेस्ट कवर। फिर इसके बाद जो फॉरेस्ट सब्जेक्ट था, जो फॉरेस्ट जो वर्ड है, वो हमने पहले स्टेट लिस्ट में देखा करते थे हमने कहा हटाओ इसे यहाँ से, इसको डालो कॉन्करेंट लिस्ट में। कब डालना शुरू किया हमने? इंदिरा गांधी जी की सरकार में 1976 में। हमने कहा अगर स्टेटों के हाथ में छोड़ दिया ये सब काट डालेंगे फॉरेस्ट, तो हमने कहा नहीं, सेंटर सरकार इस पर जिम्मेदार है, सेंटर सरकार इस पर बीच में बात करेगी। और सेंटर के होने की वजह से ही क्या हुआ, कई सारे स्टेटों में जो फॉरेस्ट के जो रूल्स हैं वो यूनिफाई होना शुरू हुए, डीएफओ बनने शुरू हुए। अब डीपीएसपी में हमने डालना शुरू कर दिया क्या, कि एक हम आर्टिकल डाल रहे हैं क्या, कि सरकार की जिम्मेदारी रहेगी प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज वाइल्ड लाइफ, दोनों चीजों की जिम्मेदारी। साथ में हम नागरिकों की, आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमारे लिए भी आर्टिकल 51A में एक जी जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो यहाँ पे जोड़ी गई है। वो क्या है कि हमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्शन करना है, हमें इंप्रूव करना है अपने देश के, हमारे सारे जितने वाइल्ड लाइफ हैं, फॉरेस्ट हैं, फ्लोरा है, फोना है, एवरीथिंग, तो हमें वो भी करनी है, ठीक है। हमारे संवैधानिक प्रावधान हमारे काफी कुछ दिखने लग गए। अब अमेंडमेंट हुआ 2023 में एफसीए में। इसमें क्या बोला गया? अमेंडमेंट ये हुआ कि लैंड डिक्लेयर्ड और नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इसको हम कह रहे हैं कि भाई कौन सा फॉरेस्ट लैंड को हम किसे माने फॉरेस्ट लैंड है, जो भी है। नाउ लैंड रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ऑन और आफ्टर 1980, इस डेट के बाद से जो भी जमीन लैंड एज अ रिकॉर्ड हुई है कि एज अ ये फॉरेस्ट है, कॉमर्शियल लैंड हो सकती है, एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, अर्बन लैंड हो सकती है, कोई और लैंड हो सकती है, लेकिन जो लैंड फॉरेस्ट हो गई 1980 के बाद से, वो भैया 1980 के बाद से फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट मानी जाएगी बस। अब ऑफिशियली कन्वर्टेड फ्रॉम फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट, जो भी जमीन है ऐसी बटी होंगी, फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट जो भी लैंड बनी होगी ऑन और बिफोर 1996, तो हम कह रहे हैं उसको एक्सक्लूड करो, नहीं, फॉरेस्ट रहेगा। नाउ वन का एक हमने रूल्स बनाए, वन संरक्षण एवं संवर्धन रूल्स 2023। इनमें क्या है? रूल 16 कहता है स्टेट सरकारें और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सबके सब जिम्मेदार हैं, आर रिक्वायर्ड टू कंपाइल करना एक कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड विद इन 1 ईयर ऑफ लैंड्स। जब देखो जो भी आपने लैंड हमने कवर करवाई है बाय द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, इस एक्ट की वजह से आपको क्या करना है, जो भी हम अब लैंड को बोल रहे हैं कि साहब ये फॉरेस्ट है 1980 के हिसाब से, 1996 से पहले तक जो फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट हुई है उसको तो हटा दो, ठीक है कोई बात नहीं। अब 1980 बाद से जो भी लैंड फॉरेस्ट हमने बोली है, स्टेटों के पास, यूटीज के पास 1 साल का समय है कि आपको इन सब का क्या करना है, इन रूल्स के मुताबिक आपको एक लिस्ट बनानी है, कंपाइल करना है कौन सी लैंड कहां पे फॉरेस्ट है। नाउ दिस इंक्लूड्स फॉरेस्ट लाइक एरियाज आइडेंटिफाइड बाय एन एक्सपर्ट कमेटी। जो एक्सपर्ट कमेटी थी उन्होंने काफी कुछ अपना स्टडी करी, रिकमेंडेशन दिए कि साहब इस कम्युनिटी को हम फॉरेस्ट लैंड दे रहे हैं या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट लैंड है और हम इसको कहां रख रहे हैं, आप उसको फॉरेस्ट लाइक एरियाज को भी हम देखो हम सब इंक्लूड करेंगे एक जगह पे। चलो नाउ क्यूरेटिव पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलाओ देखते हैं क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो नागपुर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कौन सा,
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो अब क्या है, एक ग्रुप है जिसका नाम है जीएमआर ग्रुप। जीएमआर ग्रुप क्या है सर? जीएमआर ग्रुप क्या है? ये एयरलाइंस में, फ्लाइट्स में इन्वॉल्व होता है, इनका इनका अपना काम चलता है। चलो, कंसर्निंग द ऑपरेशनल मैनेजमेंट ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इस एयरपोर्ट का मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा, क्या होगा, इसके अराउंड जीएमआर ग्रुप ने अपना पिटीशन फाइल करवाई। और वो पिटीशन कौन सी थी? क्यूरेटिव पिटीशन। अच्छा, क्यूरेटिव पिटीशन में क्या होता है सर? क्यूरेटिव पिटीशन होती है जब क्या हो, एक रिव्यू पिटीशन या तो डिसमिस हो गई हो या यूटिलाइज हो चुकी हो, उसके बाद भी अगर आपको 30 दिन के भीतर अगर आपको लग रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार सुन ले तो मजा आ जाए, तो जब डिसमिस हो जाए रिव्यू पिटीशन या यूटिलाइज हो जाए, उसके बाद इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं? दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट कि साहब आप एक बार रीवैल्यूएट करवा लो, एक बार अमेंड कर लो अपना डिसीजन, एक बार आप पढ़ लो कि साहब आपने क्या लिखा है। अब बैकग्राउंड क्या है इसकी? ये भी कब हुई है? जब लैंडमार्क केस हुआ था, एक हमारा रूपा अशोक हुर्रा केस। अब अशोक हुर्रा केस हुआ था इसमें 2002 में, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम सुनेंगे, कंप्लीट जस्टिस देंगे, प्रॉपर न्याय देना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया deliberated on whether an aggrieved party could seek relief against the final judgment। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमने रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी है, क्या इसके बाद हम सुन सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुननी चाहिए। अगर किसी को बोलने का हक है तो हम उसका हक छीनेंगे नहीं उससे। अब ये क्यों है हक? ये इसीलिए है ताकि कोई जस्टिस का मिसकैरेज नहीं हो जाए, जो कि बहुत ग्रोस है, जो कि बहुत ज्यादा ग्रोस मतलब होता है कि काफी ज्यादा, काफी, ऐसे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ग्रोस मतलब काफी ज्यादा, काफी मिसकैरेज हो गई जस्टिस की, या टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस। तो इसके लिए हमने क्यूरेटिव पिटीशन का हमने 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 ख्याल सोचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अशोक हुर्रा केस में वी नीड टू लिसन टू पार्टीज, कि पार्टीज अगर परेशान है देन वी। अब इसकी रिकमेंडेशन क्या होती है सर? सॉरी, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है सर? रिक्वायरमेंट ये है, जब आपके पास कोई जजमेंट आ गया है तो पिटिशनर अब उस जजमेंट को पढ़ ले। पिटिशनर मस्ट एक्सप्लिसिटली स्टेट कि उसके जो ग्राउंड्स हैं दे वर प्रीवियसली रेज्ड, हमने पहले भी उसको डाले थे रिव्यू पिटीशन में और वो खारिज हो गई, या जो भी हुआ उसके साथ, हमने देखो रिव्यू पिटीशन हमने बोला था देखो साहब ने इस बात पर रिव्यू पिटीशन कर लेते तो सुप्रीम कोर्ट में या किसी और जगह पे उसको मना कर दी गई। नाउ 137 कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटीशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन 30 दिन के भीतर जब भी जजमेंट आ गया हो, ऑर्डर आ गया हो, उसके 30 दिन के भीतर आपको बस अप्लाई करना, उसके बाद आप उसको छोड़ दो। ठीक है, 30 दिन का आपने अगर अप्लाई नहीं किया मतलब मान लिया जाएगा कि हाँ आपको, आपने एग्री कर लिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, ठीक है, जुडिशरी के जजमेंट से। नाउ इंडिया का आर्बिट्रेशन सिस्टम, आर्बिट्रेशन मतलब क्या होता? मध्यस्थता, आपस में बैठना, सोच विचार करना, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए लंबे लंबे चौड़े, इससे बेटर है कि सामने आके बैठो, सुलझा लो, दोनों पार्टियां मिलजुल के काम कर लो, ज्यादा बेटर है। तो हमने क्या सुना है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो एडीआर होते हैं। एडीआर माने क्या है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो भी विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, उनका रेजोल्व करने का एक ऑल्टरनेटिव रास्ता। एक रास्ता तो क्या होता है? कोर्ट कचहरी करो, लड़ाई करो, जैसा आप आगे फैसला करेंगे जो होगा। एक होता है आर्बिट्रेशन करना, कंसिलिएशन करना, नेगोशिएशन करना, और इसी बीच में पैदा हुई है हमारी लोक अदालतें। ठीक है, इसके लिए हमने कहा चलो ये तो प्लान अच्छा लग रहा है, इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, क्या नया हो रहा है। तो हमने कहा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने काफी इस पर जोर दिया कि हमें जरूरत है इस समय पर रिफॉर्म इन द इंडियन आर्बिट्रेशन सिस्टम। चलो, पिछले साल 2024 की फरवरी में एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, उस समय के जो लॉ सेक्रेटरी जब रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने, टीके विश्वनाथन जी, तो उन्होंने उस समय पे अपनी अपनी पूरी रिपोर्ट दी हाथ में। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म चाहिए इन द आर्बिट्रेशन सेक्टर में, ताकि जो है जो डिस्प्यूट है वो सारे सॉल्व हो सकें। नाउ राष्ट्रपति कह रहा हूं, अध्यक्ष ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आईसीए, इन्होंने भी कहा है कि ये नया पैरामीटर है, हमें जरूरत है आर्बिट्रेशन की, मध्यस्थता की, ये बेटर हो जाए, क्योंकि कोर्ट कचहरी, लंबित मामले, इतने पेंडिंग केसेस, कौन तब तक जा रहे हैं, तो बढ़िया ये हो जाए तो ठीक है सर। हमने कहा लाओ बताओ क्या क्या करना है इसमें। अब आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, हमने कहा लाओ इसकी बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ये आया था 2019 में। इसने बोला कि एक नया पार्ट डाल देते इसी एक्ट में, 1996 के एक्ट में। क्या है इसमें? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बनाते हैं हम, एसीआई बनेगा। अच्छा ठीक है, ओके। अब एसीआई बनेगा किस चीज के लिए? फॉर ग्रेडिंग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस, एक्रेडिटिंग आर्बिट्रेटर्स, और इसके अलावा रिलेटेड पर्पसेस। कैसे कैसे? जो एसीआई ये बना है, इट इज लाइक फॉर एग्जांपल यूजीसी। ठीक है, अभी अगर ये यूजीसी की तरह है, यूजी समझते हो क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो बाद में कहता है कि साहब कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज खराब हो गया, कौन सा कॉलेज मजा नहीं आ रहा है इसमें। दैट मीन्स क्या हुआ कि हमने कहा कि एक ऐसी संस्था जो क्या करे, इन आर्बिट्रेशन जितने इंस्टीट्यूशन है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, जहां जहां मध्यस्थता होती है, उन जगहों को ग्रेड करे कि साहब ये वाला ग्रेड, कि साहब ये वाला जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे जाओगे आप, तो आपका सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, फेवर भी हो जाएगा, क्या पता। और जो एक्रेडिटिंग आर्बिट्रेटर्स, कई सारे जजेस हो सकते हैं, कई सारे और जो जूरिस्ट हो सकते हैं, तो चाहे जज हो जिन्हें लॉ की समझ हो, चाहे जूरिस्ट हो, चाहे बड़े बड़े वकील हों,
एडवोकेट्स भी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर एडवोकेट्स, क्या लिख रहा हूं आज मैं, मुझे कहीं, हाँ चलो, तो एडवोकेट्स, जजेस, जूरिस्ट, जिन्हें लॉ की समझ है, जिन्हें लॉ की नॉलेज है, तो अब ऐसे लोगों को अगर हमें चुनना हो कि साहब आप बन जाओ आर्बिट्रेटर, अगर आप बन गए तो हमारे केस को सुलझा सकते हो। हम ऐसे केस में उन आर्बिट्रेटर की रैंकिंग करवाएंगे, एक्रेडिट करवाएंगे, साहब ये लाइसेंस ही है, ये कर सकता है। अब एसीआई में कौन कौन होंगे? एसीआई में खुद चेयरपर्सन जो होंगे वो जज होंगे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के, या चीफ जस्टिस होंगे किसी हाई कोर्ट के ऑफ, या फिर कोई एमिनेंट पर्सन होंगे, जूरिस्ट कह लो उसे। तो एमिनेंट पर्सन मतलब जिन कोई बहुत बड़े प्रोफेसर, लॉ यूनिवर्सिटी के, एनएलयू के प्रोफेसर, जिन्हें लॉ पढ़ाते हुए होगा 20 साल, तो उन्हें एक्सपीरियंस सोचो आप उनका कितना होगा। तो उनके पास एक्सपर्ट नॉलेज है इन द फील्ड ऑफ, इन द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है साहब। इसके अलावा कई अदर मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें क्या एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, लॉयर्स वर्ड्स। इसके बाद एकेडमिशियन होंगे जिन्हें एक्सपीरियंस होता है लॉ का, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है आर्बिट्रेशन का, और गवर्नमेंट अपॉइंटर्स, देखो अपॉइंटी भी कुछ कुछ लोग हो सकते हैं। चलो, हमने कहा आज की कहानी है क्या, पहले की है क्या? हमने कहा 1899 में, चलो जरा, पहला आर्बिट्रेशन एक्ट हुआ था इंडिया का। फिर 1996 पहली बार एक एक्ट बना प्रॉपर, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट बना, जिसमें जो 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 हमने सीखा यूएन सिट्रल के मॉडल लॉ से। यूएन सिट्रल क्या है सर? यूएन सिट्रल क्या होता है? यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन हुआ था कि कैसे कैसे इंटरनेशनल जो भी ट्रेड डिस्प्यूट हो रहे हैं, कुछ और इशू हो रहे हैं, उनको उनको रिजॉल्व करना, कुछ भी करना है, तो यूएन सिट्रल में हमने बैठ के मुलाकात करी थी, हमने बैठ के सारे देशों ने बात करी, हमने कहा ठीक है हम भी बनाएंगे ऐसा अपने। चलो, 2015 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया जिसने फोकस किया था ऑन एक्सपेडाइटिंग द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जितना ज्यादा डिस्प्यूट्स में हो रहा है आजकल, जो भी देखो रेजोल्यूशन हो रहा है, बहुत देर लग रही है, तो उसको जल्दी करने के लिए हमने एक अमेंडमेंट एक्ट पारित किया था। फिर 2019 में फिर से अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया, उसकी वजह से क्या बना? न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बना। टू प्रमोट क्या? ऐसे जो भी आर्बिट्रेशन सेंटर बने उनको प्रमोट करने के लिए वहां पे एक प्रॉपर सेंटर बनेगा। उसको हमने एनडीआर नाम दिया। चलो, 2021 में क्या हुआ? आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट फिर से आता है, एम्ड एट फर्दर एनहांसिंग इंडिया का आर्बिट्रेशन जो भी अपना मैकेनिज्म है, फ्रेंडली रेजिम है, तो ये हम करना चाह रहे हैं। नाउ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आईसीसी, आईसीए, इंटरनेशनल आईसीसी कौन सी होती है? आईसीसी ये नहीं है क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी माने इंटरनेशनल अपना कोर्ट है ये। तो इस कोर्ट की एक ब्रांच है जिसका नाम है आईसीए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इस पार्ट ऑफ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपनी एक आर्म है, ब्रांच है, जिसको हम आईसीए बोलते हैं, जो रिजॉल्व करती है सारे इंटरनेशनल डिस्प्यूट, कोई कमर्शियल लाइसेंस, किसी की दिक्कत कुछ भी हो जाए ना। 1923 से ये ऑपरेट कर रही है। इसने कई सारे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, जो भी लड़ाई झगड़े फंसे, कुछ भी हो गया, ग्लोबल बिजनेस जहां जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसको रुकवाने बचाने के लिए इन्होंने काम किया है। नाउ, इट ऑफर्स अ रेंज ऑफ कस्टमाइजेबल सर्विसेज फॉर इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स एट एवरी स्टेज ऑफ जो भी आर्बिट्रेशन कुछ भी करना हो डिस्प्यूट में। कहां है साहब? पेरिस में, ठीक है। अब हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो ICADR, ये हमारा भैया, चलो ठीक है, इसका भी काम यही है कि ADR को हमें हेल्प करनी है। 1995 बना, काम कर रहा, मेहनत कर रहा, अपना वर्किंग इसकी सॉलिड है। चलो, इसके बाद हमारे यहाँ देश में ट्राइब्यूनल्स, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरे तुम ट्राइब्यूनल्स यार क्या कर रहे हो? ट्राइब्यूनल्स, दे कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट कि आपको क्या करना है। सरकार को पॉलिसी नहीं बताएगा ट्राइब्यूनल सबकी। आप याद करो, ट्राइब्यूनल्स ने हमारे यहाँ देश में पॉलिसी बनाई है पहले भी। कौन से ट्राइब्यूनल की बात कर रहा हूं मैं? ट्राइब्यूनल जिन्होंने, ये वाला याद है कौन सा है? एनजीटी। इन्होंने एक पॉलिसी बना के दी थी, याद करो जरा कौन सी पॉलिसी बात हो गई है, ठीक है। अब टॉप कोर्ट ने बोला, डिसाइडिंग वेदर द आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, they could direct the government to formulate a policy for filing the judge advocate general एयर पोस्ट, ठीक है भैया। अब ये केस चल रहा था यहां पे। ट्राइबल सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, ट्राइबल सिस्टम क्या कह रहा है। तो ट्राइबल सिस्टम कैसे आया भैया? 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सब कुछ, उसमें पार्ट 14A ऐड होता है, उसमें 2 आर्टिकल्स है, 323A, 323B। तो 323A कहता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, मतलब प्रशासनिक ऐसे हमारे प्राधिकरण। अच्छा ठीक है भैया। और 323B कहता है ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। चलो, 323A एम्पावर्स ओनली द पार्लियामेंट, याद रखना। 323B एम्पावर्स पार्लियामेंट ऑल्सो एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑल्सो टू एस्टैब्लिश ट्राइब्यूनल्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, जो दिक्कतें हो रही है। ट्राइब्यूनल क्या होते हैं समझ में आता है? ट्राइब्यूनल होता है एक क्वासी जुडिशियल बॉडी। ट्राइब्यूनल्स इज देयर फॉर हेल्पिंग जुडिशरी, फॉर हेल्पिंग जुडिशरी। क्यों? क्योंकि ट्राइब्यूनल में एक्सपर्ट लोग होते हैं। ट्राइब्यूनल में कौन कौन होते हैं? जजेस भी होते हैं, उसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं, फील्ड एक्सपर्ट्स कह लो उनको, ठीक है। अब ये लोग जब आके यहाँ पे बैठते हैं, काम करते हैं कि साहब क्या है, क्या हो रहा है, तो फील्ड एक्सपर्ट जब ये लोग आए यहाँ पे, अब ये लोग आगे तय कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना पहले भी कि मोबाइल, अगर मेरा पेन चोरी हो जाए, हर कोई समझ सकता है हाँ पेन कैसे चोरी होता है, किसी ने जेब में हाथ डाला, निकाल लिया, मगर रख के भूल के कोई उठा के ले गया।
पेन चोरी चोरी समझ में आती है कि साहब क्या होता है, किसी का सामान उसी के बिना नॉलेज के कोई ले गया चुरा के। लेकिन बिजली चोरी, कोई और टेक्निकल चोरी सोच के देखो जरा, कोई साइबर क्राइम, कोई ऐसा बड़ा काम हो गया कि अरे साहब ये समझ में ही नहीं आ रहा है तो कैसे हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं, बिजली चोरी हर किसी जज के समझ में ऐसे नहीं आ सकती जब तक कि उन्हें कोई एकदम डिटेल में समझाए नहीं और लेमन भाषा में समझाए नहीं। तो हमने कहा उसके लिए एक जज हो जाए, अच्छा ठीक है, एक या दो जज हो जाए जो ऐसे भी होंगे, ठीक है, प्लस एक्सपर्ट्स होंगे। तो बिजली चोरी अगर कोई केस चल रहा है, इनकम टैक्स की चोरी, चलो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, तो अब ऐसे केस में एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें पता होता है कि साहब ये पता है इन्होंने पैसा कैसे घुमाया है, कि साहब जैसा आप सुनो जरा, इन्होंने पूरा गेम इनका इनका समझो जरा, इन्होंने क्या किया है। दैट मीन्स कि एक्सपर्ट्स और जजेस दोनों लोग मिलके जब बैठते हैं बेंच पे, तब बनता है ट्राइब्यूनल। तब बनता है कि हाँ अब ये लोग समझ, अब ये लोग एक ही तरह के स्पेसिफिक मौके पे काम कर रहे हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या हुआ सर, ये एक्ट हुआ पारित। इस एक्ट ने बोला कि सेंट्रल सरकार एक क्या करे, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए, कैट, और स्टेट्स के लिए अपने अपने बना ले लोग, स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना लें। कहां कहां पे, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट सरकार है। जब स्टेट सरकार कहेगी तो जाके 323 ए के अनुसार इतना काम हो पाया है। नाउ मेंबर्स ऑफ कैट एंड सैट जो भी होंगे उन्हें ऑफ कोर्स बड़े साहब बनाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति जी उनको अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद 323 ए जो कहता है कि कोई हायरार्की नहीं है इन ट्राइब्यूनल्स, जबकि 323 बी कहता है हायरार्की होगी ट्राइब्यूनल्स में जो कि स्टेट्स के लिए बनाए गए हैं अंदर अंदर। नाउ जुडिशियल रेमेडीज दे आर अवेलेबल, जो भी ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया होगा उस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कहीं ऊपर नीचे जाना है तो जा सकते हैं। चंद्र कुमार केस में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि हाँ ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट आपको आना हो तो आ जाओ हमारे पास, क्या दिक्कत होगी। ना चलो नालसा के पास, नालसा आ गया चर्चा में। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, इन्होंने बोला कि हम भैया कुछ करो, इनका कुछ करवा दो, जो नालसा है हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको पैसे वैसे पहुंचवाओ, ये कुछ इसको काम करना है, ये काम बहुत जरूरी है। काम क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लीगल सर्विस जो हमारी अथॉरिटीज हैं, एलएसए हमारे देश में, ये इसलिए हैं कि भैया जो देश में जो इतने सारे जेलों में लोग, ये प्रिजन में जो बंद हैं इनमेट्स, इनको होना चाहिए एक्सेस टू फ्री लीगल एड। एक हमारा आर्टिकल 21 है, उसके तहत अब इतना ज्यादा पावर दे रहे हैं, तो ये पावर क्यों नहीं पहुंच पा रही उन तक। नाउ नालसा क्या है सर, नालसा कैसे पैदा हुई, नालसा नालसा एक्ट के द्वारा पैदा हुई। नालसा क्या है सर, नालसा यहाँ पे एक काम करती है कि देश में जहां जहां भी जिनको दिक्कत हो भैया कि आप पे पैसे नहीं है, आप पे रिसोर्सेज नहीं है, आप पे कुछ नहीं हो पा रहा है और आपको न्याय चाहिए, तो न्याय महंगा पड़ता है इस देश में गरीब आदमी के लिए, तो गरीब आदमी को न्याय महंगा ना पड़े उसके लिए नालसा ऐसी चीज बनाई। नालसा सालसा डालसा सब बनाई गई। नालसा नेशनल लेवल पे, स्टेट्स के लिए सालसा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालसा। चलो सीजीआई साहब इज द पैटर्न इन चीफ ऑफ नालसा, उनकी मजबूरी है कि उन्हें नालसा समझनी पड़ेगी, उन्हें 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 नालसा का काम देखता रहना पड़ेगा। नाउ हर स्टेट में सालसा होती है, ठीक है, सालसा बना दी गई इस बात के लिए, हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव इफेक्ट टू द पॉलिसीज एंड डायरेक्शंस ऑफ द नालसा। चलो साहब ठीक है, अब हर जिला में चलो, तो जिला में डालसा होती है, डीएलएसए, डीएलएसए, ठीक है, हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, इनकी जरूरत है। अब लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ये कैसे आते हैं हमारे, एलएसए एक्ट 1987 इसके तहत आते हैं। दे प्रोवाइड लीगल एड एंड असिस्टेंस इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। हेल्प जरूरी है, जो भी व्यक्ति जो न्याय चाहता है उसको जरूरत है। अब एलएसए एक्ट का सेक्शन 12 क्या कहता है, मेंशंस इंटेंडेड बेनिफिशियरीज फॉर फ्री लीगल सर्विस। कौन कौन बेनिफिशियरी याद रखना, इसमें कोई चीज, इसमें कोई लोग नहीं है, वो बताऊंगा अभी कौन। विमेन एंड चिल्ड्रन है इसमें, जिनको हेल्प चाहिए उनको मिलेगी। मेंबर ऑफ SC ST हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कमैन फोर्सेस हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी कोई अगर विक्टिम हो गया, जो मास डिजास्टर, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, उनकी आपदा आ गई, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल जो कुछ अगर डिजास्टर हो गया तो। फिर डिसेबल्ड पर्संस इन कस्टडी, जो लोग जेल में हैं, पर्संस हुज एनुअल इनकम मेंशन्ड इन शेड्यूल बाय स्टेट सरकारें, ठीक है, इनकम जो है भैया बहुत कम है, ठीक है। विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स या बेगार, ऐसे लोग, तो जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख इसके अगर कम है तो उनको भैया हम रियायत देंगे। याद रखना इसमें ओल्ड या एल्डर ऐसा जिक्र नहीं है, ठीक है, इसमें थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर नहीं है। तो कोई अगर ऐसा बोलेगा नहीं साहब ये तो नाम ही तो होना चाहिए था, नहीं है, लेकिन अभी के लिए नहीं है। चलो ठीक है, ओके। संवैधानिक और लीगल प्रावधान क्या क्या है फ्री लीगल एड के लिए। अब आर्टिकल 21 हमारा इंश्योर करता है कि नो इंडिविजुअल शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ या पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट थ्रू क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो इसी आर्टिकल 21 के तहत वी हैव राइट टू फ्री लीगल एड, वी हैव द राइट। अगर आपको वकील आप मुहैया नहीं, अगर आप वकील अपना नहीं देखो नहीं कर पा रहे हो, सरकार आपको वकील देगी, बस सरकार, अब वो वकील कितने मेहनत करे वो अलग बात है। चलो 39A क्या कहता है साहब, ये है प्रोविजन ऑफ इक्वल जस्टिस, लोगों के लिए समान न्याय
फ्री लीगल एड टू पुअर, इनको इनको कि नो सिटीजन इज डिनाइड एक्सेस टू जस्टिस, ये ना हो जाए ड्यू टू इकोनॉमिक या कोई और डिसेबिलिटी। ये हमारा 42nd ये था अमेंडमेंट। नाउ 341 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा, हमारा संहिता बीएनएसएस, सीआरपीसी कह लो उसको पुराना वाला। तो इसमें क्या है, जो भी एक्यूज इंडिविजुअल होगा जिसपे भी आरोप लगे हुए होंगे, हु कैन नॉट अफोर्ड लीगल रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या मिलेगी, असिस्टेंस मिलेगी एट द स्टेट्स का एक्सपेंस। सरकार उसको मुहैया कराए। क्या करे भैया, नहीं है तुम पे और तुम ही अपराध, देखो तुम ही मतलब अपराध किए बैठे हो और तुम्हें अब देखो सजा भी दिलवानी है, तो क्या करे सरकार ही तुम्हें वकील भी देगी। अब है मजबूरी क्या, ये तो है, ये तो रहेगा। चलो ठीक है। नाउ ग्राम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को, रजिस्ट्रार जनरल्स को, हाई कोर्ट्स को कि लाओ अपने अपने रिकॉर्ड लाओ टू फाइल एफिडेविट्स विद इन 6 वीक्स पॉइंटिंग आउट आपकी फंक्शनिंग कैसी हो रही ग्राम न्यायालय की। नाउ ग्राम न्यायालय की तरफ चलते हैं। 2727 कुछ नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। जुडियल सिस्टम पे चलते हैं। तो हमारा जुडियल सिस्टम, हमारे ये एक बहुत ग्राम न्यायालय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ना ये हमारे गांव में इतनी ज्यादा दिक्कतें कहीं हो जाती हैं, कुछ भी हो जाती है। अब हर बार गांव वाले जा नहीं पाते हैं कचहरी कोर्ट का, यहाँ पे चक्कर लगाने, तहसील में जाने, उधर जाने, कौन नहीं जाएंगे। तो ऐसे केस में ग्राम न्यायालय दे हेल्प। कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट वुड कंसिडर द क्वेश्चन एज टू वेदर एस्टैब्लिशमेंट एंड effectuation ऑफ ग्राम न्यायालय बाय स्टेट यूटीज इज मैंडेटरी अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। तो ग्राम न्यायालय 2008 के एक्ट के तहत हम देखते हैं कि इन सारे स्टेट्स यूटीज की मजबूरी है क्या बनाना कि नहीं। अब इसी के लिए उन्होंने कहा कि सारे स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज अपने सब सारे रिपोर्टें लेके आओ, सब आप लोगों ने क्या क्या किया अभी तक। तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, 114वीं रिपोर्ट। इन्होंने बोला था कि ग्राम न्यायालय हो जाए तो बेटर है फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड क्विक एक्सेस टू जस्टिस टू द सिटीजंस एट देयर डोरस्टेप, कि नहीं जाना पड़ेगा, गांव के मोड़ पे न्याय हो जाएगा वहीं पे आके। अब गांव के मोड़ पे होगा तो उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ जाएंगे, कोई एक देखो जो हमारे होते हैं न्यायाधिकारी लोग आएंगे और ये अपने आके अपना कोई काम दे जाएंगे, बड़े साहब आएंगे तो लोग मान ही लेंगे उनकी बात ना। ग्राम न्यायालय एक्ट आया 2008 का फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय। ठीक है भैया, ग्राम न्यायालय दे फंक्शन एज कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, JMIC, JMIC, ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि अभी सीनियर जज बने हो, जस्ट आप जज बने हो, ठीक है साहब, ओके। दीज कोर्ट्स दे आर एस्टैब्लिश एट इंटरमीडिएट पंचायत लेवल, याद है ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल, ग्राम सभा होती है। तो ऐसे केस में जो इंटरमीडिएट लेवल होगा, 2-4 गांव की, 5-6-10 गांव की, उनको मिला के एक बनेगी ग्राम न्यायालय। वहां पे आके लोग बैठेंगे और वहां पे कंटिन्यूअस पंचायतें जो है एक साथ बैठी हुई हैं, वहां पे 3-4 गांव की, तो उन गांव की पंचायतों के साथ हम बैठ के सारे सुलझा लेंगे मुद्दे। नाउ ग्राम न्यायालय दे हैंडल क्रिमिनल केसेस, सिविल सूट्स, क्लेम्स, डिस्प्यूट्स और क्या क्या लिस्ट जो भी एक्ट के फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में लिखे होंगे, कोई और तरह का कोई नया अपराध हो गया, कुछ हो गया। नाउ एक्सरसाइज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, पावर इनके पास सिविल कोर्ट की, मतलब क्या है, किसी विटनेस को बुलाना, किसी का बयान दर्ज कराना, किसी को बोलना कि साहब तुम इसको इतना इतना हर्जाना दे दो, इतना तुम मुआवजा दे दो, ये करा दो। तो मतलब सिविल कोर्ट की पावर है इनके पास, और इनके जजमेंट और ऑर्डर्स हैं, दे आर ट्रीटेड एज डिक्रीज टू एंश्योर टाइमली एग्जीक्यूशन, कि साहब हो जाना चाहिए। रूल्स ऑफ एविडेंस जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, जो अब तो चेंज हो गया है, ठीक है, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन इन पे। मतलब ग्राम न्यायालय के मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं, कोर्ट में आप जाओगे तो कोर्ट में आप जाके क्या बोलोगे कि साहब मेरे व्हाट्सएप चैट पे देखो इसने ऐसी ऐसी बातें बोली थी। कोर्ट कहेगा पहले इसका फोन दिखाओ, और इसका फोन ये दिखाओ, इसका नाम दिखाओ, इसके जो चैट है इसका प्रॉपर मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, एविडेंस हमें प्रॉपर चाहिए, एविडेंस में जरा भी धांधली नहीं हो जानी चाहिए, इसके ही फोन में मैसेज होना चाहिए और दूसरे के जिसके फोन में था वहां से डिलीट नहीं होना चाहिए, जो भी होगा, ठीक है। जो एविडेंस एक्ट में जो एविडेंस की जो चेन ऑफ कस्टडी होती है, कि स्क्रीनशॉट ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ओरिजिनल फोन रहना चाहिए, स्क्रीनशॉट जिस फोन में लिया गया था वो फोन फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जब आप ग्राम न्यायालय में जाओगे, ये सेम केस लेके ग्राम न्यायालय जो अफसरों को पड़ेगा, हाँ गलत बात कह रहा है, इधर आ, यहाँ पे आ जा। तो ऐसे ऐसे मतलब क्या हुआ कि एविडेंस एक्ट की पूरी सारे प्रोविजन आर नॉट बाइंडिंग ऑन ग्राम न्यायालय, वो देखेंगे जल्दी जल्दी निपटारा कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब अपील्स इन क्रिमिनल केसेस दे आर डायरेक्टेड टू द कोर्ट ऑफ सेशंस। अगर आपको ग्राम न्यायालय के से कोई फैसले से नहीं आप राजी हो, तो आप जाओ भैया अपने सत्र न्यायालय में जाओ, अपने जिला के, तो सत्र न्यायालय में जाओगे आप, और मस्ट बी रिजॉल्व विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। जो न्यायाधिकारी जाते हैं यहाँ पे, दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट सरकार इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि उस स्टेट का हाई कोर्ट वो जिम्मेदार है इनके जुडिशरियों के लिए कि साहब कौन सा जज कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे करेगा, तो उस हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के साथ ही तभी स्टेट सरकार भेजेगी किसी न्यायाधिकारी को, ठीक है। चलो ओके, नाउ ये एक्ट कहां तक है भैया, सब जगह है, एक्सेप्ट कहां पे, वो स्टेट्स जो कि नागालैंड, अरुणाचल, ऐसे हमारे जो ईस्ट के जो रीजन है, इन रीजन को हमने कहा आपको मालिक जैसा आपको लग रहा है ठीक कर लो, जो करना कर लो। अब चलते हैं लोक अदालत पे ही। तो लोक अदालत पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या हो रहा है यार, लाओ इनको बहुत बहुत समय से हो रहा है,
तो वीक लॉन्ग स्पेशल लोक अदालत हुआ ड्राइव एक इन्होंने पूरी करी टू एमिकेबली सेटल लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स एज पार्ट ऑफ इट्स 75th एनिवर्सरी। सुप्रीम कोर्ट की एनिवर्सरी थी, अब लोक अदालत के लिए उन्होंने कहा कि लाओ हम ही लोक अदालत है, आज हम सारे केस जल्दी निपटाते हैं, लाओ 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 करते जाते हैं। तो लोक अदालत के बारे में पढ़ लेते हैं। अब पहली लोक अदालत कहां पे हुई थी? मार्च 14 1982 इन जूनागढ़ अपने गुजरात में। तो यहां पहली लोक अदालत हुई थी। तो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987, इस एक्ट ने हेल्प किया था, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया था टू लोक अदालत। अब क्या है सर, इसमें कौन कौन होते हैं लोक अदालत में? क्या क्या होते हैं? टिपिकली चेयर्ड बाय सिटिंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, कोई भी हो सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई अगर रिटायर हो गए, कोई बड़े डीजे साहब डिस्ट्रिक्ट जज हो गए रिटायर हुए, सीजीएम साहब रिटायर हुए, एडीजे फर्स्ट एडीजे सेकंड रिटायर हुए, जो भी हुए, सिटिंग में और रिटायर्ड में चलेगा, अकम्पनीड बाय 2 अदर मेंबर्स। कौन कौन? एक लॉयर साहब और एक सोशल वर्कर साहब। तो इनको बुला लेते हैं साथ में, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। लोक अदालत बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है सर, ओके। नाउ लोक अदालत के अवार्ड कैन बी एनफोर्स्ड एज अ सिविल कोर्ट डिक्री। जो पार्टीज जो कोई लड़ाई झगड़ा कर रही है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव लीगल रिप्रेजेंटेशन, या दे आर कोई इन पर फीस नहीं लगती, कोई उन्हें दे आर नॉट बाउंड बाय अपने कोई भी सीआरपीसी का जो भी प्रावधान होते हैं उन पे ज्यादा नहीं लगता है। एविडेंस एक्ट वाले जो हमारे प्रावधान होते हैं वो नहीं लगते इनके ऊपर। इंस्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड कुछ भी लीगल प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं सीधा सीधा। दिख रहा है साहब, न्याय दे दो, आदमी दुखी है, तुम मारते हो उसे दिन भर, हटा तुम हटो यहाँ से, चलो ऐसे घर से निकाल दिया, तो ऐसे करके ऑर्डर दे सकते हैं ये। और इन पे बहुत ज्यादा इन पे वो नहीं है कि साहब पूरी प्रोसेस फॉलो करो कोर्ट वाली वो सब चीजें। नाउ डिसीजंस आर मेड इनफॉर्मली एंड दे आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज विद नो ऑप्शन फॉर व्हाट? फॉर अपील अगेंस्ट द लोक अदालत इनके ऑर्डर पे। अगर आप गए हो यहां तक, दैट मींस आप सुलझाने ही गए थे और सुलझा के दे दिया, जज साहब ने मान जाओ उसको चुपचाप। नाउ इसका भी कहां तक होता है जुरिस्डिक्शन? तो लोक अदालत का जुरिस्डिक्शन हैज ओवर द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स। कहां पे? इट कैन रिजॉल्व कौन से? कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस अंडर रेलिवेंट लॉज, उनको सुलझा सकती है। जो भी जिन सजाओं पे कभी कभी बेल नहीं हो पाती है, कभी कभी ज्यादा बड़ी सजा हो जाती है, तो ऐसे वाले जो अपराध होते हैं उन अपराधों को सुलझा सकती है ये अपना देख सकती है। नाउ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2002। इन्होंने इनका रोल बढ़ा दिया, इनका लोक अदालतों का। इंक्लूड डिस्प्यूट रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट और पोस्टल सर्विसेज। तो इन वाली सेवाओं में अगर कोई धांधली हो गई, कोई नाटक हो गया, कोई गलत फाइन चढ़ गया, कोई गलत कुछ हो गया, तो आप जाके सुलझा लो लोक अदालत में जाके। चलो, इट हैंडल्स मैटर्स कैसे कैसे? मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट, अच्छा, लैंड एक्विजिशन, अच्छा, लेबर डिस्प्यूट्स, ओके, वर्क जो हमारे वर्कमैन कॉम्पोजिशन होता है इनके सब कर्मचारियों के लिए वो, और बैंक रिकवरी केसेस। तो ये सारे केसेस जा सकते हैं, यहाँ पे इनकी सुनवाई हो जाती है। चलो साहब, कैसी पावर होती है इनकी? तो लोक अदालत हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर द सीपीसी 1908, अच्छा, एंड कैन एस्टैब्लिश इट्स ओन प्रोसीजर्स फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। कर सकते हैं जैसे चाहे कर लें। नाउ नए सीजीआई साहब आए, तो जस्टिस हंसराज खन्ना जी की फैमिली से जुड़े हुए जस्टिस संजीव खन्ना जी अभी इन्होंने शपथ ली हमारी एज द 51वें चीफ जस्टिस। चलो, 124 आर्टिकल हमारा यही कहता है क्या? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा ही होगा, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कैसे होता है अपॉइंटमेंट? हम पहले पढ़ चुके हैं कैसे कैसे, कोलिजियम सिस्टम, सारी चीजें इसमें सब इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है भैया, 124 यही कहता है सुप्रीम कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट में जजेस होंगे इंक्लूडिंग सीजीआई। अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? राष्ट्रपति साहब करेंगे। अब बाय कन्वेंशन कैसा होता है? द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज सीजीआई। जो देश में सबसे बड़े सीनियर मोस्ट होंगे जज, उनको माना जाएगा। सीनियर मोस्ट यहाँ पे एज नहीं है, नहीं, यहाँ पे है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल इन सुप्रीम कोर्ट, या अगर हाईकोर्ट की बात हुई तो उस हाईकोर्ट में। फॉर एग्जाम्पल जस्टिस चंद्रचूड़ जी, तो जस्टिस चंद्रचूड़ जी क्योंकि अब कई तो संजीव खन्ना जी से पहले आ गए होंगे, कहां? सुप्रीम कोर्ट में। दैट मीन्स उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस रहा होगा इन सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का। तो दैट मीन्स संजीव खन्ना जी से ज्यादा समय से वो वहां पे उस अपने सुप्रीम कोर्ट में बैठते थे, तो उनको अपना जस्टिस बनाया गया, सीजीआई बनाया गया। ठीक है, अब जस्टिस संजीव खन्ना जी के बाद जो भी जज होंगे नए, तो यानी कि अब वो होंगे जिनका एक्सपीरियंस जो है बाकी और जजेस से ज्यादा होगा इन सुप्रीम कोर्ट। चलो, ओके। मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यहां का तो नागरिक हो। मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। अगर जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं हो पाए वो, तो कम से कम किसी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट होने चाहिए फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, ओके। ही मस्ट बी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। इनमें से कुछ भी पूरा हो जाए चल जाएगा, मतलब ये तो होगा ही हो, सिटीजन तो होना ही चाहिए, इसके अलावा बाकी में से कोई भी एक 3 हो जाए। चलो, नाउ नो फिक्स टेन्योर क्या है? जब तक रिटायर नहीं हो जाए, जब तक कि उनकी एज 65 साल की ना हो जाए। ठीक है साहब, ओके।
सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, अगर कुर्सी पे है अब इंपीचमेंट के अलावा नहीं हटा सकते. नाउ कैन नॉट बी रिमूव्ड आर्बिट्रेरीली, रिमूवल ओनली थ्रू इंपीचमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी. जो ये 2 ग्राउंड्स लिखे हुए हैं, तीसरा कोई ग्राउंड हो ही नहीं सकता जज को हटाने का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के. दैट मीन्स कि ये 2 ग्राउंड्स की वजह से ही जजेस इंक्वायरी एक्ट में जो लिखा होगा उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा. जजेस इंक्वायरी एक्ट, ये कौन से ईयर में आया था ये एक्ट, ये आपको बताना है. जजेस इंक्वायरी एक्ट, इस एक्ट में लिखी है प्रोसेस कि कैसे आप हटाओगे किसी जज को और किन कारणों से, वो संविधान में लिखा हुआ है. तो अब जब हटाओगे तो प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी जो इस एक्ट में लिखी हुई है, जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग. और इत्तेफाक से हमारे देश में कभी महाभियोग कभी चला नहीं है. इनका सैलरी, खर्चा, पेंशन सब कुछ ये चार्ज होता है देश के बड़े खजाने पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो देश का संचित राजकोष होता है. नाउ इनका रिमूवल का प्रोसेस क्या है भैया, ये याद रखना. पार्लियामेंट में कम से कम 100 लोग, लोकसभा में या राज्यसभा के 50 लोग, अगर ये मिलके सब लोग मिलकर रेजोल्यूशन लिख दें कि साहब ये जज नहीं चाहिए, हटाओ जज को, तो अब इसके बाद इंक्वायरी होगी. इसके बाद जजेस के ऊपर जो भी वो जज है उसके ऊपर एलिगेशन जो है, उस एलिगेशन के लिए उस जज को बुलाया जाएगा कि साहब तुम्हारे ऊपर एलिगेशन है, हटा रहे हैं तुम्हें, मान लो तुम. अब इसके बाद रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी. अगर इंक्वायरी प्रूव हो गई, इंक्वायरी में हो गया कि साहब हाँ ये जज ने तो बहुत नाटक हो गया, नहीं अब तो हटाना पड़ेगा. सो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, इतने एमपीज जो वहां उस दिन हैं वोट दे रहे हैं, स्पेशल मेजोरिटी से वोट होगा, पारित होगा, तो 2/3 से ज्यादा लोग प्रेजेंट वोटिंग वो हाँ बोले, प्लस ये नंबर टोटल का 50% होना चाहिए. राष्ट्रपति तब एक इशू करते हैं ऑर्डर फॉर रिमूवल आफ्टर बोथ हाउसेज ने उसको पारित कर दिया हो, यहाँ साहब इस जज को हटाना पड़ेगा, हटाया जाए. अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, सीजीआई साहब है वो, तो सुप्रीम कोर्ट के हेड है वो, ठीक है साहब. ही एलोकेट्स द केसेस टू बेंचेस, और ये डिसाइड करते हैं कंपोजिशन ऑफ बेंचेस. ऑफ कोर्स ये मास्टर ऑफ रोस्टर है. नाउ एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कि कैसे कैसे कहां ट्रांसफर करना है, किसको किसको रखना है, किसको एलिवेट, किसको जो भी करना है वो करते हैं. एक्ट्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रशासनिक सेक्शन होता है ना, कि कैसे कैसे भर्तियां होंगी, कैसे कैसे नई रिक्रूटमेंट, कैसे कैसे नया ट्रांसफर, जो भी चीजें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, नया ऑफिस, नई बिल्डिंग, नया गार्डन, गैलरी, चीजें, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जितना हेड होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, वो इनको ही मानेंगे. अपने देखो सीजीआई साहब को. नाउ कंसल्ट विद द गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ जुडिशियल, कुछ भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म, जो भी रिफॉर्म्स होने चाहिए. नाउ ही इज ऑफ कोर्स द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ये इनको इंश्योर करना इनका काम है. ही प्लेज अ पिवटल रोल इन ensuring checks and balances among the 3 organs of the government, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. तो तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं, उसमें सीजीआई साहब की अहम भूमिका है. चलो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा एक फैसला दे दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक कानून की वैलिडिटी, कोई कानून कोई आया होगा, उस कानून की वैलिडिटी कैन नॉट बी चैलेंज्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स, सोनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द बीएसडी. जो मूल भावना से कोई कानून अगर एड़ा टेढ़ा हो रहा होगा, इसी वजह से खाली उसको चैलेंज नहीं करना है. नाउ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मदरसा वाला जो प्रॉब्लम चल रही है, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था कि इस पूरे एक्ट को खत्म करो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रुक जाओ, ऐसे नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने बोला द एक्ट वॉज अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को अपहेल्ड कर दिया फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मदरसा एजुकेशन, कि यहां के लिए ठीक है. द एक्ट वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर हायर एजुकेशन प्रोविजंस, जो कि कौन से होते हैं, फजिल और कामिल वाले. तो इनके लिए मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हायर एजुकेशन में तो यार ये वाला जो यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट है, ये वाला एजुकेशन एक्ट है, ये हायर एजुकेशन के लिए तो नॉट अलाउड. क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है दीज प्रोविजन जो इस एक्ट में है, दे इंटरफियर विद द यूनियन सरकार का कंट्रोल. किस चीज पे, यूनियन सरकार का कंट्रोल होता है ओवर हायर एजुकेशन. जो देश में हायर एजुकेशन होती है वो कॉन्करेंट लिस्ट में, उसमें देखो यूनियन की चलती है. साफ बात है, हमारे देश की हायर एजुकेशन मींस क्या, बीटेक, बीकॉम, बीसीए, जो भी होती है, एमसीए, एमएससी, एमबीए, सारी चीजें बड़े बड़े डिग्रियां हैं. अब इसमें स्टेट सरकारों के लिए हम ज्यादा छूट नहीं दे सकते इनको, नहीं तो क्या होगा, हमारे देश की प्रोफेशनल क्लास बेकार हो जाएगी. तो हमने कहा ये देखो, ये भाई ये रहेगी यूनियन लिस्ट के पास, एंट्री 66. हमने कहा ये सेंटर रखेगा अपने पास, और हायर एजुकेशन सेंटर को संभालनी पड़ेगी. उसमें यूपी मदरसा जो है वो अलाउ करता है मदरसों में हायर एजुकेशन दिलवाना, वो गलत है. ठीक है. अब फजिल जो होता है यूजी लेवल पे, कामिल होता है पीजी लेवल पे. हमने कहा ना ना ना, यहां मदरसा जो है ये चीज गलत होने जा रहा है, हम इसको नहीं होने देंगे. चलो ठीक है. अब इस जजमेंट से क्या समझ में आया, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स कुछ आए समझ में. चीफ जस्टिस जी ने बोला कि क्लेम्स मस्ट बी लिंक्ड टू स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रादर देन एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ बीएसडी. कि आप ये मत बोलो कि अरे साहब संविधान मूल भावना, संविधान मूल भावना नहीं, क्लियर बोलो संविधान का कौन सा प्रोविजन, संविधान का एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट जो सेगमेंट है कौन सा वायलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ एनी एक्ट. ठीक है. अब रिस्पॉन्स टू इलाहाबाद हाईकोर्ट का रूलिंग, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
प्रीवियसली हेल्ड ये किया था कि यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 डिसरिगार्डेड सेक्युलरिज्म। ये यूपी तो ये बोला था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। अब ऑर्डिनरी लॉज वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दे आर सब्जेक्टेड टू रिव्यू अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बट हर एक लॉ आप उठा के ले आते हो और ये बोलते हो कि साहब बीएसडी बीएसडी नहीं, बीएसडी इंपॉर्टेंट है, हम मान रहे हैं, केशवानंद भारती जजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड। पर हम जब संविधान में अमेंडमेंट हो रहा होगा, संविधान संशोधन हो रहा होगा, सीएए, ठीक है, जब सीएए कोई आया है जो संविधान की मूल भावना छेड़ने आया होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ अब ये बीएसटी से अटक लड़ाई कर रहा है और हम इसको हटा देंगे। लेकिन कोई अगर ऑर्डिनरी लॉ आया हुआ है तो अब उसको आप बोलोगे नहीं संविधान की मूल भावना। अब हमें समझना पड़ेगा संविधान की मूल भावना कौन सी वाली से परेशान हो रहा है ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डिनरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, अब समझ लो इसको पूरी बात। नाउ ऑर्डिनरी लॉ की डेफिनेशन क्या है? कोई पार्लियामेंट की या स्टेट की विधानसभा से कोई पारित हुआ कोई नॉर्मल लॉ जो गवर्न करता है डे टू डे अफेयर्स। नाउ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होगा, जो ऑफ कोर्स बाय द पार्लियामेंट बना हुआ होगा, डिफाइंस द फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, क्योंकि हमारे संविधान में गवर्नेंस के प्रिंसिपल भी लिखे हुए हैं कि हाईकोर्ट का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, फाइनेंस कमीशन कैसे कैसे आएगा, ग्रांट्स एंड एड कैसे जाएंगे, मनी बिल कैसे होगा, जो चीजें पारित होनी, वो सारी गवर्नेंस वाली बातें भी लिखी हुई है। नाउ हमारे यहाँ हायरार्की कैसे मानी जाती है? इट इज सबऑर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। जो ऑर्डिनरी लॉ होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से थोड़ी बड़ा होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कोई अगर संविधान में कोई छेड़छाड़ हो रखी है, इट ओवरराइड्स ऑल अदर लॉज इंक्लूडिंग क्या? इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी लॉज ऑल्सो। अथॉरिटी कहां से आती है? इसको पार्लियामेंट या स्टेट की विधानसभा इसको पैदा करती है, बनाती है। यहां पे क्या अथॉरिटी है? संविधान खुद अथॉरिटी है, विच इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कोई भी पार्लियामेंट संविधान सभा से बड़ी नहीं हो सकती जिसने ये संविधान रचा है। तो संविधान सभा ने जो बना के दे दिया है वो संविधान सभा सबसे ऊपर है, और संविधान सभा से बड़ा कोई और पार्लियामेंट आज आगे फ्यूचर में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू ओवरराइड दीज लॉज। अब पार्लियामेंट अगर कर रही होगी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रही होगी, उसको हम चेक करेंगे, लो बताओ कैसे तुमने ये कर दिया, ये तो तुम्हारी बीएसडी फेल हो रही है इससे। तो नाउ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली, कहीं और होगा ही नहीं। नाउ इसका स्कोप क्या है ऑर्डिनरी लॉ का? ओनली स्पेसिफिक मैटर्स, कोई क्रिमिनल लॉ होगा, कोई और प्रॉपर्टी लॉ होगा, कोई आप सोच के देखो, मोटर व्हीकल एक्ट है, आधार एक्ट है, कोई अपना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो ये कुछ स्पेसिफिक मैटर के लिए वो कोई ऑर्डिनरी लॉ आया हुआ है। यहां पे क्या चल रहा है इधर? फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नेंस, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए संविधान ने ये कोई आया, कानून आया, ठीक है। नाउ अमेंडेबिलिटी क्या है इसकी? कैन बी अमेंडेड थ्रू पार्लियामेंट, थ्रू अपने कोई मेजोरिटी, सिंपल लेजिस्लेटिव मेजोरिटी, देना दे दिया, कर दिया, उसको चेंज करना कर दिया। इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कहां? आर्टिकल 368, इकलौता आर्टिकल जो इकलौते पार्ट में लिखा हुआ है, मुझे नाम बताओ उस पार्ट का कौन सा है वो, ठीक है। नाउ जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है कि नहीं? कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर इनवैलिड, ये अगर हो गए, इफ वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, जाए गए सीधे घर गए। नाउ जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज ओनली इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस लाइक अमेंडमेंट्स वायलेटिंग द बीएसडी। संविधान संशोधन में कुछ हुआ, सीएए कुछ आया, अगर वो बीएसडी को छेड़ रहा होगा तभी उसकी हत्या होगी। नाउ एनफोर्समेंट क्या है इसका? एनफोर्स थ्रू रेगुलर अपने लीगल मैकेनिज्म, पुलिस के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा अपने अपने तरीकों से उसको ऑर्डिनरी लॉ को लागू करवाया जाता है। जो ये संविधान में संशोधन हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, एक्ट्स एज द फाउंडेशन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, कि इसके बिना तो कोई और लॉ, लीगल फ्रेमवर्क चलेगा ही नहीं जब तक संवैधानिक संशोधन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। ये डेफिनेशन में ये चेंजेस है। एग्जाम्पल लेते हैं, आरटीआई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या है? ऑर्डिनरी लॉ, किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए है। ये एग्जांपल क्या था? फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगर यहां चेंज कर दिया गया, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मोर फ्लेक्सिबल एंड फ्रीक्वेंटली अमेंडेड। इधर क्या है? रिजिड एंड अमेंडेड लेस फ्रीक्वेंटली, टू मेंटेन क्या? स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। इधर इनका नेचर कैसा होता है? टेम्पररी होता है, परमानेंट होता है। तो टेम्पररी होता है जब तक कि नया अमेंडमेंट नहीं आ जाए, परमानेंट हो गया अगर एक बार लिख दिया संविधान में तो लिख दिया, बस बात खत्म, ठीक है। नॉलेज नगेट क्या है इसमें? बीएसडी के बारे में बता दें तो बीएसडी हमारा, देखो केशवानंद भारती केस में पैदा हुआ था बीएसडी, तो एक फंडामेंटल फीचर है हमारे संविधान का, वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। और इस डॉक्ट्राइन को हमने पहली बार पढ़ा सुना, संविधान में लिखा नहीं है, डिफाइन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये है, हमने बता दिया, हमें सब आता है। हमने बताया, हमसे ही पूछना बाद में। चलो ये कैसे आई बीएसडी हमारी? तो यहां से शुरू करो ऐसे। जब पहला 1951 शंकरी प्रसाद केस हुआ, शंकरी प्रसाद केस याद है? एक बहुत बड़े साहब थे बिहार के, उनके बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी, सरकार ले रही थी, सरकार के खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा राइट टू प्रॉपर्टी,
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो सही है, तो ये हटाओ, ये तो आपका गलत है भाई, प्रॉपर्टी तो आपकी है ये तो फिर हमारी जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार, उन्होंने कहा ये तो ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या पैदा किया, 9 शेड्यूल पैदा करते ही उन्होंने कहा कुछ हम एक्ट बना रहे हैं जो है किस चीज के लिए, जमींदारी एबॉलिशन के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए, अमीरों से जमीन लेके गरीबों में बांटने के लिए, और इसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। ये 9 शेड्यूल हम अभी बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं। अच्छा ठीक है साहब, ये बना दिया गया। अब चले 1964 हो गया। नाउ उस समय तक चैलेंज ये हो रहा था कि 9 शेड्यूल सही है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ अमेंडमेंट बिल्कुल परफेक्ट, वेरी वेल डन, बढ़िया है। नाउ इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तभी कि पार्लियामेंट के पास पावर है, बहुत बढ़िया पावर है, पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो। फोर्थ सीएए क्या था, चौथा सीएए वो क्या है, चेंजेस टू रेस्ट्रिक्ट जुडिशियल इंटरवेंशन इन मैटर्स रिलेटेड टू कॉम्पनसेशन फॉर प्रॉपर्टी। तो अगर प्रॉपर्टी किसी की ली जा रही है, सरकार ले रही है, उसको मुआवजा दे रही है, उसको चैलेंज कर रहे हैं यार लोग जाके। अब उस समय कितना ही दे रहे हैं, 12 रुपए आना, 12 रुपए गज के हिसाब से दे दी प्रॉपर्टी, जमीन दे दी हमने उनको मुआवजा। तो लोग कह रहे हैं 12 रुपए गज, ये क्या होता है, तो उस समय 12 रुपए गज ही बहुत थे। अब लेकिन नहीं, तो उस समय कई लोग जा रहे थे, हमें सब कम मिल रहा पैसा, हमारी जमीन ज्यादा थी, हमें देखो कम ले ली जमीन, हमें देखो कम पैसे दे रहे हैं लोग। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो अमेंडमेंट हो गया है सही है, वो बिल्कुल सही है, चुप रहो। इसके बाद गोलकनाथ केस हुआ, बेस्ट जजमेंट। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरे रुक जाओ, पार्लियामेंट सब कुछ नहीं चेंज करेगा, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, सॉरी गेम ओवर, नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स नाम में फंडामेंटल है उनके, कैसे चेंज कर लोगे उनको। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब फंडामेंटल राइट्स आर इनवायलेबल, इनवायलेबल, ये आप इनएलिएनेबल हैं, ये इनएलिएनेबल हैं, ये लोग आप इनसे नहीं, आप लोगों से नहीं छीन सकते, और पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम नहीं है जितनी संविधान सभा थी, तो आप फंडामेंटल राइट चेंज नहीं करोगे। इंदिरा गांधी जी ने कहा अच्छा अभी बताते हैं, रुक जाओ। 24 सीए आया, 25 सीए आया एक ही साल में। 24 सीए में बोला गया पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय अमेंडिंग आर्टिकल 368, खत्म कहानी, गेम ओवर। मेड प्रेसिडेंशियल असेंट मैंडेटरी, अगर संविधान में संशोधन हुआ है, पार्लियामेंट ने पारित कर दिया है, लोकसभा ने, राज्यसभा ने स्पेशल मेजोरिटी से उसको पारित कर दिया है, तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ेगी, बात खत्म हो गई। एक्सक्लूड्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368 फ्रॉम द परव्यू ऑफ आर्टिकल 13, लो गेम ओवर। कैसे, गोलकनाथ जजमेंट को एकदम रिवर्स कर दिया पूरे तौर से। पहली बात तो ये कि देखो पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है अंडर आर्टिकल 368 बाय अमेंडिंग आर्टिकल 368 ऑल्सो, चलो ठीक है, राष्ट्रपति का असेंट जरूरी है। तीसरी चीज, संविधान में अमेंडमेंट्स दे आर अंडर, जो भी आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट हुए हैं वो आर्टिकल 13 के अंदर अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, आर्टिकल 13 ये कहता है जो भी कानून, जो भी अमेंडमेंट, जो भी लॉ, वर्ड वहां पे लॉ लिखा हुआ है, एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल स्टैंड टू बी नल एंड वॉइड। तो आर्टिकल 13 के परव्यू में नहीं आ सकता है जो भी आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट हुआ है। अब एक और अमेंडमेंट होता है, ये उसी साल आया 25वां अमेंडमेंट, तो रेस्ट्रिक्टेड द जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो बाय कर्टेलिंग प्रॉपर्टी राइट्स, आर्टिकल 31C जोड़ दिया गया फॉर लॉज इंप्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो भी 39B, 39C को अपनाने के लिए जो 31C के तहत जो कानून बने होंगे उनको कोई चैलेंज नहीं करेगा, किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट, कोई कुछ नहीं। अब आया केशवानंद भारती केस, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम सब जरा यहीं बैठो, तुम सबको हम देख रहे हैं, तब से बहुत कर लिया तुमने, पार्लियामेंट, हम तीनों में तुम पहले हो क्योंकि तुम जनता की आवाज हो, करेक्ट बात, तुम जनता का आशीर्वाद लेके आए हो, पर हम तीनों में वी आर ऑल इक्वल, यू कैन नॉट क्लेम सुप्रीमेसी हम तीनों में से, यू आर फर्स्ट, बस पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, हम तीनों में तुम आगे हो, ये नहीं कि हमसे ऊपर हो। तुम संविधान में जो छेड़खानी कर लो कर लो, जो मन करे कर लो, पर तुम वो नहीं कर सकते जो संविधान की मूल भावना में लिखा है। लो मतलब हाथ में दिया और छीन लिया, ये हुआ। ये क्या है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, यू कैन चेंज, कर लो चेंज, तुम्हारी बस चले करके दिखाओ, तुम वो नहीं कर सकते जो बीएसडी के अगेंस्ट हो। बीएसडी क्या है सर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, गेम ओवर, दिस इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट की गुगली, और पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव बोल्ड, क्लीन बोल्ड, सो दिस वाज इट। आई बात समझ में, ये बढ़िया था आर्टिकल, मजा आया पढ़ने में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ।